अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर वीडियो की तरह, क्योंकि आज हम उन 9 टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जिसकी बेसिस पर अगर आप अप्लाई करें हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड द ग्लोब तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के 90% तक चांसेस होते हैं। तो हम बात का आगाज़ करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत ही अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूँ तो यूके में रसल ग्रुप में एडमिशन चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में G8 यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ है, या यूएसए में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ख्याल रखना है डेडलाइंस का। जी हाँ, जितनी भी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी डेडलाइंस यूजुअली जो एक मिड टीयर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनसे पहले उनकी डेडलाइंस क्लोज हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है और आपको अर्ली एप्लीकेशन करनी होती है। लेकिन वो अर्ली एप्लीकेशन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट ना हो उसके बाद ही आपको अप्लाई करना पड़े। मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल आप ए लेवल्स के पेपर्स में अपीयर होते हैं और अभी आपके एएस के ग्रेड्स आ गए हैं और अभी आप A2 में इनरोल्ड हैं, आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, उसके रिजल्ट्स आने हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि जी अब हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन को करें। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि अगर आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने लास्ट क्वालिफिकेशन से पहले भी ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को कर सकते हैं। क्योंकि तकरीबन अगर मैं इस गैप को समझूं कि आपका रिज़ल्ट अगस्त या सितंबर में आता है और अगर आप उस इनटेक को मिस कर देते हैं तो अब नेक्स्ट सितंबर में आपकी क्लासेस जो हैं वो कमेंस होती हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में और फिर आपके बैचलर्स में तकरीबन 1 साल का गैप बन जाता है। तो ओवरऑल अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी भी है, आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो गैप जो है फिर आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे, अपने होप सर्टिफिकेट पे इन यूनिवर्सिटीज़ में अर्ली एप्लीकेशंस को लाजमी अप्लाई करें और डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसका मकसद ये नहीं है कि अगर आपने अपने एएस की बेसिस पे अप्लाई कर दिया है और आपके अगर A2 में अपग्रेड्स अच्छे नहीं आते, लेकिन क्योंकि आपको ऑफ़र लेटर मिल चुका है तो आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि अभी भी इतना ज़्यादा मैटर करता है कि आपके ग्रेड्स कैसे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि अगर वो मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ जाते हैं या किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम पे जाते हैं, लेकिन उनका जो ए लेवल्स में एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता। तो आपको अपना कॉम्बिनेशन पहले ही डिसाइड करना होता है कि अगर आप किसी हेल्थ प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे रिक्वायर करती हैं कि आपके पास मैथमेटिक्स लाजमी होना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, साइंस के लिए बायोलॉजी लाजमी होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पहले से ही जिसका पता हो, अदरवाइज़ आपका मज़ीद टाइम वेस्ट हो जाता है कि आप उस पेपर में फिर इनरोल होते हैं, 6 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आता है, फिर डेडलाइंस चली जाती हैं, फिर आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपका एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए और आपको डेडलाइंस का बिल्कुल आइडिया हो और अर्ली एप्लीकेशन आपने अपनी करनी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने बारे में बताना होता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। इसमें मैटर करता है कि कितनी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रही हैं, आपने क्या वॉलंटियरली कोई सर्विसेज की हैं, क्या आपने कम्युनिटी सर्विसेज की हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप डिग्री को क्यों पढ़ना चाहते हैं और इस डिग्री के बाद आप कहाँ खुद को देखते हैं कि, और यही वो एक डॉक्यूमेंट होता है, यही वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है जो बाकी सारी एप्लीकेशन से आपको स्टैंड आउट करता है। देखें, आप बहुत अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, चाहे ए लेवल्स में या आप अपने बैचलर्स की डिग्री में आपकी बहुत अच्छी CGPA है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन तमाम स्टूडेंट्स और एप्लीकेशंस में आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा सा ज़्यादा नुमाया करती है, थोड़ा सा इन्हेंस कर देती है। वो आपकी ये तमाम चीज़ें होती हैं कि क्या आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, आप मैनेजमेंट स्किल्स में कितने अच्छे हैं, आपकी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस क्या हैं, आपने कभी कोई डिबेटिंग सोसाइटी का आप हिस्सा रहे, आपने स्पोर्ट्स में क्या किया, क्या आप अपने मुल्क को नेशनल लेवल पर आपने जो है वो रिप्रेजेंट किया है, आपने कॉन्फ्रेंसेस कितनी अटेंड की हैं। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी प्रोफाइल को एक वेटेज दे देती हैं। चौथा पॉइंट आपका होता है गुड रेफरल्स।
देखें, चाहे आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई करें या पोस्ट ग्रेड के लिए, तो रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे कहती हैं कि आप जो भी आपको रेफ़र करना चाहता है, आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मेंशन कर दें, लाइक उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन और उनका ईमेल। हम खुद उनको अप्रोच करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसी आप शख्सियत है, आप कैसा परफॉर्मेंस वाइज काम करते रहे हैं। वो आपका एकेडमिक रेफरेंस भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर रेफरेंस भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका रेफरेंस कैसे है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं कि आप एक रेफरेंस लेटर लेके डायरेक्टली आप सबमिट भी करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये होता है कि आपके एक्स्ट्रा कौन कौन से टेस्ट होने। अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जाते हैं लाइक कनाडा या यूएसए, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे जीआरई और जीमैट को रिक्वायर करती हैं और एक स्पेसिफिक रिजल्ट और स्कोर भी आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल 500 to 600 आपका स्कोर होना चाहिए है। तो आपको ये भी बिल्कुल पता हो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आइल्स के अलावा कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपने देने हैं। पॉइंट नंबर 6, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके इंग्लिश के ग्रेड को बेस बना के आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है या इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उसको वेव भी कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7 इज़ इंटरव्यू। जितनी भी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इंटरव्यू करते हैं, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन पढ़ने के बाद, आपका जीआरई जीमैट का स्कोर के बाद वो आपको 1-on-1 इंटरव्यू भी करते हैं। उसका कोई भी मीडियम हो सकता है, दैट कैन बी ऑन कॉल, ऑन स्काइप, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एनीथिंग। बट उसमें यूनिवर्सिटी आपसे सुनना चाहती है कि आपके क्या ऐसे गोल्स हैं लाइफ में जो आपने अचीव करने हैं और ये डिग्री उन गोल्स को अचीव करने में आपको कैसे हेल्प करेगी। वो जानना चाहते हैं कि आपने पूरी दुनिया को छोड़ के ये मुल्क क्यों सेलेक्ट किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की और इसके इतने सारे कोर्सेज़ में से यही कोर्स आपने क्यों सेलेक्ट किया। और कभी कभी आपको कंपैरिजन भी देना होता है कि मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं देखी, मैंने यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भी देखा, मैंने उसके कोर्सेज़ को देखा, मैंने उसके मॉड्यूल्स को देखा और मैंने यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब्स को देखा, उसकी फैसिलिटीज़ को देखा, उसकी मैथडोलॉजीज़ को देखा और उसके असेसमेंट लेवल को समझा। हमें ये भी बताना होता है कि ये कोर्स जो हम आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, ये कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, मगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को पढ़ने के बाद मेरे करियर को या मेरी एक जो पर्सनल ग्रूमिंग होगी उससे मुझे क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इस बात को भी आपने माइंड में रखना होता है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपसे इस डिबेट टोन में आ जाती हैं कि ये कोर्स तो आपके मुल्क की फ़लाँ यूनिवर्सिटी में भी ऑफ़र होता है। अब आपके पास क्या जवाब है? अब आपको कंपैरिजन देना पड़ता है कि क्योंकि हमारे मुल्क में इस कोर्स की, इस यूनिवर्सिटी की ये लिमिट है, ये रैंकिंग है, लिमिटेड सीट्स हैं, व्हाट्सोएवर जो भी आप बात करते हैं उनसे, मगर आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए और उसमें आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है कि ये डिग्री आपको बहुत ज़्यादा वर्थफुल बना सकती है। पॉइंट नंबर 8 इज़ द मेन पॉइंट और ये है फाइनेंसेस। क्योंकि जिस तरह यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई होती है उसी तरह यूनिवर्सिटी की फ़ीस या जो भी अदर एक्सपेंसेस आपके होने होते हैं वो भी एक मिड टीयर यूनिवर्सिटी से थोड़े से ज़्यादा होने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस करते हैं, बहुत सक्सेसफुली वहाँ से एडमिशन लेटर भी ले लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है फ़ीस पेमेंट की या फिर फाइनेंसेस की, बैंक स्टेटमेंट्स की, अब वो कहते हैं कि ये तो हमारी लिमिट से बाहर है और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें फाइनेंशियल एड मिल जाए या हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। देखिए, हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए फिर एक अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपने माइंड में रखिए कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो क्या आप उसकी फ़ीस बेयर कर सकते हैं या नहीं। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जब आप एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर शायद आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ कि आप अपने ऑड जॉब से इतना ज़्यादा अर्न कर लेंगे कि आप उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद पे करें। क्योंकि जाहिर है जब आप एक दुनिया के बेहतरीन माइंड्स के साथ होंगे, क्योंकि वो पूरे दुनिया की एक क्रीम है और वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एडमिशन है,
वहाँ पर जाने के बाद आप इस बात पे नहीं जा सकते कि जी फ़ीस मैं अपने घर से नहीं मंगवा सकता, मैं ख़ुद कमा के पे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर आपके असाइनमेंट्स भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देनी होती है, क्योंकि उनका जो करिकुलम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऐसे माइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं कि फिर वो पूरी दुनिया को जाके लीड करते हैं। आप एग्जाम्पल्स के तौर पर जिस भी बड़ी यूनिवर्सिटी पर बात करें, आप देखेंगे तो उसके जो नोटेबल एलमनाए हैं, या तो वो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट लेवल पे सर्व कर रहे हैं, कहीं पर आप देखेंगे या जो भी फील्ड है उनकी, उस फील्ड में वो लीडिंग पोजीशंस पर होते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो। तो आपको ये देखना होता है कि आप जिन लोगों में होंगे, जिनके दरमियान होंगे, वो लोग आपसे अगर फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो, और उनको ये टेंशन सवार नहीं है कि जी हमें खुद कमा के फ़ीस पे करनी है, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 होता है कि सेल्फ मोटिवेशन। इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना होता है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि अगर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उस यूनिवर्सिटी के फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो सके या रिजेक्ट हो गई उनकी एप्लीकेशन, तो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर शायद उनको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम में कोई कमी है, और अब हम जो है वो पढ़ाई पे से उनका दिल दिमाग सब उड़ जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर आप एक बहुत अच्छी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करें तो आप ज़रूर कॉम्बिनेशन बनाएं, आप पैरेलल किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें। मैं रिकमेंड करूंगा आप 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर करें, ताकि अगर कोई एक यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट करती है, किसी एक यूनिवर्सिटी को आप रिजेक्ट करते हैं कि आप लोकेशन की बेसिस पे या आप कंपेयर करते हैं, जब सारे एडमिशन्स आपके हाथ में आ जाते हैं तो आपके पास कम से कम एक चूज़ करने का एक मार्जिन अच्छा होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा एप्लीकेशंस करें ताकि आपके एक्सेप्टेंस के भी ज़्यादा चांसेस हों। मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 टिप्स मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं, अगर आप इन 9 टिप्स को माइंड में रखते हुए अपनी एप्लीकेशंस को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। जहाँ पर बात आती है ग्रेड्स की, इट्स इन योर हैंड्स। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप वो लेकर आ सकते हैं। आप आइल्स अच्छा देकर अच्छे बैंड्स को लेकर आ सकते हैं। बात होती है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गूगल की हेल्प लेते हैं या फिर वो कुछ आर्टिकल्स की हेल्प लेते हैं और उन्हीं की बेस पर अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। देखिए, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा कि जो स्टफ़ इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, मे बी पॉसिबल वो आउटडेटेड हो। अगर वो एक विनिंग मटेरियल भी है, मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट ने वही SOP लिखी, उसका एडमिशन आया, उसने वो इंटरनेट पर डाल दी, आपने भी वही SOP लिखी मगर आप रिजेक्ट हो गए। आपको आइडिया भी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी को जो बताया गया, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ग्रेड्स क्या थे, उसकी फ्यूचर गोल्स क्या थे, क्या उस यूनिवर्सिटी के पास सीट्स कितनी थी, क्या उसने सही कंपैरिजन दिया बिटवीन 2 यूनिवर्सिटीज़ या नहीं, क्या उसने एक्सप्लेन किए अपने फ्यूचर गोल्स या नहीं। तो इस मामले में आपको ज़रूर किसी बेहतर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट, स्टूडेंट एडवाइजरी फर्म, काउंसलर की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये हेल्प नहीं लेंगे तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट का अगर रिज़ल्ट नेगेटिव हुआ तो आपका या तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, या आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आप नहीं जा पाएंगे, या फिर ये होगा कि आपकी सीट जो आपके लिए थी, आप उसके लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो इसमें हम ज़रूर ये ना सोचें कि अगर हम किसी की हेल्प लेंगे तो हमारा केस वीक हो जाएगा। देखें, जो मामलात ऐसे हैं जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं, ज़रूर लें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। और ये जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी फ़ैसला करें कि आपको किसकी हेल्प लेनी है और किस स्टेज पे लेनी है। अगर आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं या इसके अलावा किसी भी प्रोसेस में हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा इंशाल्लाह। आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी फीडबैक होगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू।